स्वीडन की नायब वज़ीर आज़म और स्वीडन की हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी जमात ने स्वीडन की नेशनलिटी की दरख्वास्तों को रोकने का जो मुतालबा किया है, इस हवाले से आज के इस व्लॉग पे बात करते हैं। मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और इससे कबल के आज के हम व्लॉग की जानब चलें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्लॉग आप कल देख सकेंगे, जिसमें स्वीडन की एडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की है स्टडी वीज़ा के हवाले से। इसमें उन्होंने माइग्रेशन बोर्ड की कारकर्दगी का भी जायजा लिया है, उन्होंने स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ पे भी तनकीद की है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके हवाले से भी उन्होंने पूरी तफसील बताई है, उनकी स्टडी और काम और किस तरह से वो अपनी स्टडीज़ को छोड़ते हैं और उनके साथ जो फैमिलीज़ आती हैं। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी, इसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का भी जिक्र है। तो ये जनाब आप रिपोर्ट कल के व्लॉग में देख सकेंगे। अब चलते हैं हम आज के इस व्लॉग की जानब। स्वीडन की नायब वज़ीर आज़म और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी की सरबराह एबा बुश ने स्वीडन के एक बड़े अखबार आफ्तन बलादत में डिबेट आर्टिकल लिखते हुए ये कहा है कि स्वीडन में इस वक्त जिन लोगों ने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है और उनकी दरख्वास्तें अभी माइग्रेशन बोर्ड के पास हैं, उन्होंने कहा जी इन सब को ज़ेरे इल्तवा रखना चाहिए, इन पे कोई फैसला नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो नेशनलिटी के हवाले से नया कानून बन रहा है, तो जब वो कानून बन जाएगा तो ये दरख्वास्त फिर उस कानून के तहत जो है वो इनका फैसला किया जाए। और उनके इस राय या मुतालबे की हमायत इस वक्त जो स्वीडन की हुकूमत है उसकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात और जो बुनियादी तौर पर इस वक्त स्वीडन की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, लेकिन वो तारकीन वतन के खिलाफ अपना एजेंडा रखती है, SD स्वीडिश डेमोक्रेट्स, उसके जो सरबराह हैं जिमी ओकेसन, उन्होंने भी आफ्तून बलादत में इस हवाले से खुल के अजहार ख्याल किया है और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल एबा बुश ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। और जो लोग इस वक्त माइग्रेशन बोर्ड के पास इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने स्वीडन की नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन तमाम की दरख्वास्तें जो हैं वो रोक देनी चाहिए, उनको जो है वो भी स्टॉप कर दें। और जब स्वीडन की नेशनलिटी के हवाले से नया कानून आ जाएगा तब जाके जो है वो इन पे अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि स्वीडन की जो शहरियत है इसके कानून में तब्दीलियां लाई जाएं। इसमें बुनियादी तौर पे जो तब्दीलियां बड़ी जो लाने की तजवीज़ है वो ये है कि 5 साल की बजाय 8 साल के बाद आप स्वीडिश नेशनलिटी लें, यानी यहाँ का वीज़ा मिलने के बाद। और फिर दूसरा ये है कि स्वीडिश नेशनलिटी के लिए आपको जो है वो ज़ुबान का, स्वीडिश ज़ुबान की महारत का टेस्ट और यहाँ के मुआशरे के हवाले से ये टेस्ट और इस तरह से बाकी चीज़ें भी हैं। मैंने अपने पहले कई व्लॉग्स में इस हवाले से बात की है। जिमी ओकेसन का कहना है कि यहाँ पे हमारा बदकिस्मती से सिस्टम बहुत स्लो है और इसमें नई कानून साजी में बहुत वक्त लगता है। ये काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रोसेस में है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनको भी रोक दिया जाए। इस वक्त जो कमेटी बैठी हुई है स्वीडन की शहरियत के हवाले से नए कवानीन बनाने की गरज से, वो अभी तकरीबन 2 माह बाद यानी जनवरी 2025 में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद फिर प्रोसेस थोड़ा शायद वो तेज़ हो जाए और वो चाहते हैं कि तब तक ये दरख्वास्तें जो हैं वो रोक दी जाएं। जो स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है एबा बुश, उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा था कि जो इमिग्रेंट्स लोग यहाँ पे आके 3 साल रहने के बाद जो म्यूनिसिपैलिटी के रीजन्स के जो इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। तो उस पर भी काफ़ी जो है वो बहस हुई है। जिमी ओकेसन और एबा बुश का ये जो मुतालबा है, अभी हुकूमत ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया और हुकूमत जो है वो या माइग्रेशन बोर्ड जो है वो इस हवाले से ये नहीं कह रहा कि हाँ बिल्कुल हम एप्लीकेशंस को रोक रहे हैं, बल्कि हुकूमत ने इस पर बिल्कुल खामोशी भी इख्तियार की है। माइग्रेशन बोर्ड ने ये बताया है कि इस साल अभी तक जो है वो तकरीबन 55,301 जो एप्लीकेशंस थी वो एक्सेप्ट की गई हैं स्वीडन की नेशनलिटी के लिए और उन लोगों को स्वीडन की नेशनलिटी जो है वो दी गई है 55,000 लोगों को। लेकिन इस वक्त भी माइग्रेशन बोर्ड के पास तकरीबन 89,624 यानी 90,000 के करीब दरखास्तें उनके पास पड़ी हुई हैं जिन पे उन्होंने फैसला करना है। तो अब ये 2 जमातों का ये मुतालबा है, अब पता नहीं कि हुकूमत इस मुतालबे को तस्लीम करती है
یا اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی اور پروسیس جو ہے وہ اپلیکیشنز کا جاری رہتا ہے. تو ایک طرح سے یہ جو 90,000 لوگ جن کی درخواستیں مائیگریشن بورڈ کے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کے سروں پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے اس جمی اور ایبا بش کے بیان کے بعد. دوسرا یہ جو انکوائری کمیٹی جنوری میں اپنا رپورٹ دے گی اور اس کے بعد جو قانون بنے گا، اب اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ وہ قانون نئے آنے والے لوگوں کے لیے ہوگا یا جن کی آلریڈی اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں. اگر ایبا بش اور جمی اوکیسن کے بیانات کا جائزہ لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ قانون بننے سے قبل بھی جو اپلیکیشنز گئی ہوں گی وہ بھی شاید اس کی زد میں نہ آ جائیں. بہرحال اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گے وہ تو میں پیش کرتا رہوں گا. اب مائیگریشن بورڈ نے ان 10 ملکوں کے شہریوں کی فہرست جاری کی ہے جو ٹاپ 10 ہیں سویڈن میں جن کو نیشنلٹیز ملی ہیں اس سال میں. ان میں جناب سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ شام ہے، سیریا کے 6,748 تقریباً 6,700 لوگوں کو. پھر افغانستان دوسرے نمبر پہ ہے، 5,272 افغانی لوگوں کو سویڈن کی نیشنلٹی ملی ہے اس سال. ایریٹریا تیسرے پہ ہے، 4,850 4,800. پھر جناب پولینڈ آ گیا، یہ یورپ میں ہی ہے لیکن ظاہر ان کو نیشنلٹی لینا پڑتی ہے، 2,342. صومالیہ کے 2,308. اور اس کے بعد بھارت انڈیا کے 2,206 2200 لوگ. اور پھر عراق آ گیا 2,031 اور رومانیہ آ گیا 1,158. اور جناب اس کے بعد آ گیا 9ویں نمبر پہ جرمنی 1,154. جرمن لوگ بھی جو یہاں پہ رہتے ہیں اگر وہ اپلائی کریں تو نیشنلٹی ظاہر ان کو بھی لینا پڑتی ہے. اور 10ویں نمبر پہ آ گیا ترکی. یہ ٹاپ 10 کنٹریز ہیں، ان میں پاکستان اور بنگلہ دیش شامل نہیں ہیں. تو یہ جناب نیشنلٹی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بلاگ تھا. تو جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بتایا کہ سویڈن کے آڈیٹر جنرل نے اسٹڈی ویزا کے حوالے سے ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے مائیگریشن بورڈ پہ بھی تنقید کیا، یونیورسٹیز پہ بھی کی ہے، اور یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آ کے رہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی. اور اس میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کا بھی ذکر ہے، اسٹوڈنٹس کی جو فیملیز آتی ہیں ان کا بھی ذکر ہے. تو وہ ساری رپورٹ جو ہے بہت جلد آپ جو ہے وہ کل دیکھ سکیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اس آج کے ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے.